नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट ईयर के पीयूसी क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। जानेंगे इसका लेवल देखिए लास्ट ईयर किस तरह का आया था और इसके क्वेश्चन को भी हम देखिए सोल्व करेंगे। जैसे कि देखिए आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एमए फर्स्ट ईयर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 2023 में देखिए पेपर आपसे पूछा गया था। पेपर का नाम प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन काव्य। अब पेपर कोड है देखिए G126 और इस पेपर को करने के लिए आपको पूरा 3 घंटे का समय मिलता है और मैक्सिमम यहाँ पर देखिए 100 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये जो पेपर है आपका अलग अलग खंडों में बटा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं खंड क्या है। तो इसमें क्या विस्तृत रूप से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 1 में बात करें तो हमें सब प्रश्न सहित यहाँ पर तक व्याख्या इसमें करनी होती है। टोटल प्रश्न नंबर 1 में देखिए 4 व्याख्या मिलेंगे। 4 में से किन्हीं 2 के आपको आंसर देने होंगे। 2 का आंसर देने पर आपको 30 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहली व्याख्या देखिए यहाँ पर आपको करनी होगी। स्क्रीन के थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो देखिए प्रश्न नंबर 1 के कै में देखिए यहाँ पर 2 व्याख्या यहाँ पर दी गई। 2 में से कोई सी एक ही यहाँ पर आपको करनी होगी। हालांकि दोनों की दोनों देखिए इंपोर्टेंट है और उसमें इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट जो है ये वाली व्याख्या है, ये आपकी लास्ट ईयर पूछी गई थी और एग्जाम में काफ़ी बार ये देखिए रिपीट भी हुई। हालांकि ये भी देखिए इंपोर्टेंट है, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ये वाली देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। इसे आप अच्छे से एक बार तैयार करके जरूर जाइएगा। अब बात करते हैं दूसरे की। तो यहाँ पर देखिए खंड इसी प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पर देखिए ख देखिए यहाँ पर स्टार्ट होगा। इसमें भी देखिए 2 व्याख्या दी गई है और 2 में से कोई सी एक की सप्रसंग सहित यहाँ पर देखिए आपको व्याख्या यहाँ पर करनी होगी, यानी कि 2 गद्यांश यहाँ पर दिए हुए हैं। अब बात करते हैं हम देखें डायरेक्ट देखिए प्रश्न के ऊपर। तो प्रश्न के ऊपर यहाँ पर देखे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 में से आपको जैसे कि सामने देखिए स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। 2 और 3 में से क्वेश्चन दोनों में से क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा प्रश्न नंबर 2 और 3 में से किसी एक का ही प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखिए आपको देना होगा और एक उत्तर को देने का यहाँ पर आपको 30 अंक आराम से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर दूसरा पढ़ेंगे तो यही देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज रासो एक सफल महाकाव्य है, इसकी कथन की विस्तृत समीक्षा कीजिए। काफ़ी इंपोर्टेंट काव्य है देखिए पृथ्वीराज रासो। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी भाषा का एक लिखित देखिए महाकाव्य है। इसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का देखिए वर्णन इसमें किया हुआ है और इसके रचयिता जो है वो चंद्रबरदाई जी हैं और पृथ्वीराज के देखिए बचपन के मित्र भी हैं, यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई कवि ने लिखी है और ये पृथ्वीराज रासो के देखिए बचपन के मित्र भी हैं और उनके देखिए राज्य के जो राज कवि भी ये थे। और इनके युद्ध यात्रा जब ये युद्ध करने के लिए जाया करते थे तो वीर रस की कविताओं से देखिए सेनाओं का जो वो प्रोत्साहन किया करते थे। और 1165 से लेकर और 1192 के बीच पृथ्वीराज चौहान का राज्य जो है ना वो अजमेर से दिल्ली तक यहाँ पर देखिए फैला हुआ था। आपसे देखिए 2 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज का जो राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो यहाँ पर देखिए अजमेर से लेकर दिल्ली तक इनका जो राज्य यहाँ पर फैला हुआ था। और पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज काव्य के अनुशासन देखिए पृथ्वीराज के एक जन क्षेत्रीय भूमिका देखिए ये निभाया करते थे। तो काफ़ी इंपोर्टेंट यहाँ पर देखिए महाकाव्य है। जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोनों में से क्वेश्चन देखिए एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना मिलेगा, लेकिन आप दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये जो दूसरे वाला है ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं देखिए अगले सेक्शन की तरफ। तो सेक्शन अगर ख की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देके संक्षिप्त से दीजिए और 5 प्रश्न के उत्तर जब आप देंगे तो यहाँ पर देखिए 20 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कबीर काव्य में व्यक्त जीवन दर्शन का उल्लेख कीजिए, यानी कि कबीर काव्य में जो कबीर की क्या भूमिका है, उनकी क्या जीवन दर्शन है, उसकी आपको यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर आपको करना है। तो एक क्वेश्चन तो आपने यहाँ पर अगर बात करेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था सूर्य किस जो सूरदास जी है वो किस धारा के कवि है और भक्तिकालीन साहित्य में देखिए सूर का स्थान निर्धारित कीजिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखिए मैं डिस्क्राइब आपको कर देता हूँ। तो भक्ति काल में देखिए आपकी 2 शाखाएं थी, एक तो सगुण एक तो निर्गुण। लेकिन भक्ति शाखा के अंतर्गत देखिए अनेक यहाँ पर देखिए कवि आते हैं, जिसमें आपके कबीर दास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी, नंददास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी और आपके यहाँ पर और भी काफ़ी कवि हैं। बात करें हम सूरदास जी की, तो सूरदास उन लोगों में से एक हैं जिनका भारत की सांस्कृतिक विरासत पर जो है बहुत ही प्रभाव था। वे भक्ति आंदोलन से बहुत ही प्रभावित थे जो भारत में व्यापक रूप से देखिए प्रचलित था। उन्होंने वैष्णव शुद्ध दूत संप्रदाय का देखिए प्रयास किया था और रामलीला देखिए जो उनके काव्य थे वो राम से देखिए कोरिलेट करते थे। राम की काफ़ी अच्छा गुणगान इसमें किया हुआ था। सूरदास का अगर बात करें तो भक्ति काल में देखिए महत्वपूर्ण स्थान इनका रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपसे पूछा गया था कि जायसी की मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं
जायसी के देखिए काव्य कृतित्व का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर आपको देना। तो जायसी जी के बारे में थोड़ा सा देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम उनकी रचनाओं की बात करें तो उनकी देखिए कुल देखिए 21 रचनाओं का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, और उन्हें 21 में भी जो इंपोर्टेंट है उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। एक तो देखिए पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, चित्ररेखा है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। पर उनके जो उनकी जो काफ़ी प्रचलित में आया था उनका जो ग्रंथ था, उनका उसका नाम था देखिए पद्मावत। और पद्मावत के ऊपर देखिए आपने एक मूवी भी बनी थी। इसमें देखिए पद्मिनी के प्रेम कथा का रोचक वर्णन इसमें किया गया है, और रतन सेन की जो पहली पत्नी थी ना नागमती, तो उसके वियोग का भी वर्णन यहाँ पर देखिए इस काव्य में आपको देखने को मिलेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रतन सेन की रतन सेन थे उनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम क्या था, तो नागमती उनकी पत्नी का नाम था। तो इसके बारे में देखिए आप इसे अच्छे से जान गए हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि राम काव्य धारा में तुलसीदास का स्थान यहाँ पर निर्धारित कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए राम काव्य धारा की मैं अगर बात करें तो तुलसीदास का जो स्थान है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि तुलसीदास जी जो है ना भक्ति काल की राम काव्य धारा के देखिए प्रतिनिधि कवि थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस के जरिए भगवान राम की भक्ति को घर घर तक यहाँ पर देखिए पहुँचाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है तुलसीदास जी का। जहाँ तुलसी का साहित्य भक्ति भावना जागृत कर रहा था, वहीं देखिए सामाजिक चेतना का भी प्रसार इन्होंने किया है, और सामाजिक लोकवादियों में भी कबीरदास की जो रचनाएं थी उन्हें काफ़ी देखिए लोकप्रियता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका अष्टछाप का सामान्य परिचय दीजिए। क्वेश्चन देखिए ये वाला है 5वां। तो अष्टछाप का देखिए सामान्य परिचय मैं आपको देखिए बता देता हूँ। अगर मैं अष्टछाप की बात करूँ तो महाप्रभु देखे थे वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र जिनका नाम था विट्ठल नाथ द्वारा देखे संस्थापित 8 भक्तिकालीन काव्यों का एक समूह था। नहीं, अष्टछाप में क्या था कि 8 कवियों का ना भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिसे अष्टछाप नाम यहाँ पर दिया गया था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का गुणगान इसमें किया था। तो वह कौन से देखिए 8 कवि है उसके बारे में भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के 8 कवि कौन कौन है, उनके नाम बताइए। तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं देखिए कुम्मन दास जी, उसके बाद परमानंद दास जी आते हैं, कृष्ण दास जी आते हैं, गोविंद प्रभु आते हैं, शीत स्वामी आते हैं, चतुर्भुज दास जी आते हैं, नंद दास जी हैं, उसके बाद हैं आपके सूरदास जी। तो अष्टछाप के 8 यहाँ पर देखिए भक्तिकालीन कवि थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए भक्ति काल के देखिए सामान्य विशेषताओं का यहाँ पर परिचय आपको देना है। तो एक दो विशेषता देखिए मैं आपकी इसकी बता देता हूँ, बाकी इसकी काफ़ी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये थी कि भक्ति काल का जो मुख्य लक्ष्य था ना वो ईश्वर की प्राप्ति और आत्मीय और निस्वार्थ प्रेम था। नहीं, ईश्वर की प्राप्ति करना था, और निस्वार्थ है कि ईश्वर के साथ प्रेम जोड़ना था। दूसरी व्याख्या की अगर हम बात करें इसकी जो विशेषता रही है वो रही थी तो भक्ति काल में संत कवियों की तो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस काल में संत कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से भक्ति और आध्यात्मिकता के प्रस्तुत किया था, यानी कि भक्ति को यहाँ काफ़ी फैलाया था इसमें। और इसके अगर स्थान में बात करूँ तो भक्ति काल में देखिए जैसे कि आपकी मीराबाई थी, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीर आदि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ना भक्ति और प्रेम का संदेश जो है वो लोगों तक यहाँ पर पहुँचाया था, और भक्ति काल का देखिए काफ़ी विस्तार यहाँ पर किया था। उसके बाद देखिए भक्ति काल में जाति और धर्म के माध्यम से होने वाली जो भावनाओं पर प्रथम चिन्हांकित किए गए थे, और भक्ति काल में देखिए सभी मनुष्यों को समान रूप से देखा जाता था। इस भक्ति काल में क्या था, कोई ऊपर नीचे नहीं था, सभी को देखिए समान रूप से देखा जाता। दूसरा देखिए भक्ति काल के कवों में तो जो गुरु की महिमा को भी यहाँ पर देखिए स्वीकार किया गया है। तो इसमें देखिए आपके आपके अगर टोटल बात करो तो टोटल 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, और 6 में से किन्हीं 5 का यहाँ पर देखो आंसर आपको देना था। तो 6 में से 5 देखिए ये लास्ट ईयर का जो पेपर था ना वो काफ़ी बहुत ही अच्छा, और सब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसको मैक्सिमम देखिए यहाँ पर अटैम्प्ट जरूर करके आए होंगे। और अगर हम खंड ग की बात करें तो इसमें देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे गए थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अगर आप इनकी भी तैयारी करके जाते हैं तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर देखिए आप गेन कर सकते हैं, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट भी देखने को मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि विद्यापति के देखिए प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम यहाँ पर बताए। तो विद्यापति के कौन कौन से आश्रयदाता थे जिनके अंडर में वो थे, उनको कवि का गुणगान क्या करते थे। वो तो विद्यापति देखे एक जो सबसे पहले थे वो राजा थे, वो थे देखे शिव सिंह, और उसके बाद थे कीर्ति सिंह के आश्रय देखो इनको मिला हुआ था। एक सबसे पहले शिव सिंह, उसके बाद थे कीर्ति सिंह। तो ये देखिए आश्रयदाता थे विद्यापति सागर जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो ने देखिए ये देख लेते हैं कि अमीर खुसरो ने कौन कौन सी भाषाओं में सृजन कार्य किया है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं गोरखनाथ का देखिए जन्म स्थान बताया। तो गोरखनाथ का जो क्या जन्म स्थान था उसके बारे में मैं आपको देखिए बताता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी का जन्म जो वैशाख मास की देखिए पूर्णिमा तिथि और दिन मंगलवार को हुआ था। उनका जन्म स्थान देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेंडी, देखिए ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, और उस जिले में भी देखिए गोगा मेंडी और वेरदाल के नज़दीक यहाँ पर देखिए आपका हुआ था गुरु गोरखनाथ जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते देखिए सिद्धों के जो प्रथम सिद्ध कवि हैं वो किसे माना गया। सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध कवि था वो किसे माना गया, तो सरप्पा को यहाँ पर देखिए आपका सिद्धों में सबसे सिद्ध यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं देखिए मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मीराबाई का यहाँ पर देखिए आपको संक्षिप्त परिचय देना है। तो मीराबाई के बारे में थोड़ा सा मैं देखिए आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो मीराबाई का जो जन्म है वो 1498 में पाली के कुनवंडी गांव में देखो दूधा जी के चौथे पुत्र यानी रतन सिंह के घर में हुआ था। ये बचपन से ही क्या थी, कृष्ण भक्ति में देखिए काफ़ी रुचि, काफ़ी लीन रहती थी, काफ़ी इंटरेस्ट था उनका कृष्ण भक्ति में। मीरा का जो विवाह जो है वो मेवाड़ के सिसोदिया राजा परिवार में हुआ था। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। तो ये कुछ थोड़ा सा देखिए मैंने आपको बताया है, बाकी आप इसे अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर आप गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रैदास जी के बारे में अगर बात करूँ तो रैदास के प्रमुख काव्य ग्रंथों का नामोल्लेखन यहाँ पर आपको करना है रैदास जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ देखिए 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर, ते नानक का सर्वोत्तम शिष्य कौन था। जो सर्वप्रिय शिष्य था तो गुरु नानक जी का, उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो उसके बारे में देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या था कि गुरु नानक जी ने जो अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना, उनका जो प्रिय शिष्य था उसका नाम था भाई लहना को देखिए अपना उत्तराधिकारी भी यहाँ पर देखिए उन्होंने घोषित कर दिया था, जिनका जैसे देखो उन्होंने पद ग्रहण किया था। तो उन्हें भाई लहना के नाम से ना जानकर गुरु अंगद देव के नाम से जाना जाता था। जब उन्होंने पदवी ले ली थी तो उसके बाद उनका नाम बदलकर गुरु अंगद देव कर दिया था। लेकिन उसके जो शिष्य का अगर नाम पूछा गया है तो भाई लहना ही आपको इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए आपका था कि खुसरो को अमीर का खिताब किसने दिया था। जो अमीर खुसरो है इनका नाम देखिए खुसरो था, लेकिन इन्होंने अमीर खुसरो का नाम से जाना जाता है। तो अमीर जो नाम है, जो पदवी है, वो किसने दी थी, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी कविता से प्रसन्न होकर जो है ना उन्हें अमीर का खिताब दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने उन्हें अमीर का खिताब दिया था। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नानक की प्रतिष्ठा के 3 सामान्यताएं बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कुम्भन दास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका जीवन परिचय यहाँ पर आपको बताना है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है विद्यापति की कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त थी। तो जो विद्यापति सागर विद्यापति जी थे तो उन्हें कौन कौन सी उपाधियाँ जो प्राप्त थी उसके बारे में आपको बताना है। तो ये देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर समाप्त हो गया। 2023 का जो पेपर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी इंटरेस्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए आपसे पूछे गए थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट है लास्ट ईयर का पेपर जो सभी का सभी देखिए यहाँ पर अटेंड किया था। तो इसी तरह का देखिए पेपर यहाँ पर आता है, इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का पेपर और क्वेश्चन के आंसर देखिए मैंने आपको थोड़ा सा देखिए बताने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी थी। इससे पहले मैंने आपको हिंदी का देखे बताया था, हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन पेपर के भी बारे में मैंने आपको बताया था। इसी तरह से डिस्क्राइब भी उसमें किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। और आगे भी देखिए हिंदी के सभी क्वेश्चन पेपर हम अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम के माध्यम से देखिए सोल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को लाइक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों।